हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली, आवर यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस। दोस्तों, मैं अजय कुमार आज हमारे आरपीएफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने दूसरे मॉक टेस्ट को। और इन मॉक टेस्ट की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ठीक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, ये आपको बताना है। तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। आपका टाइम खत्म हुआ। क्लियर है। देखिए, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है, तो कथा से हुई है। क्लियर है, कथा से हुई है। इसके बाद एक नृत्य और भी आता है। देखिए, इससे सम्मिलित क्वेश्चन कौन सा है कि भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम है, उसकी उत्पत्ति नाट्यम से हुई है। ठीक है, नाट्य से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कथक की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, तो कथा से हुई है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था दोस्तों 1930 में। कहां पर हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ कहां पर हुआ था, तो कनाडा में। ठीक है, अब कनाडा में किस शहर में हुआ था, तो हैमिल्टन में। हैमिल्टन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन। हैमिल्टन कहां पर है, कनाडा में है। क्लियर है, कहां पर, कनाडा में। तो कनाडा आपका आंसर हो जाएगा 1930 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हाल ही में मनाया गया है भाई। ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, किसने शुरू किया था भाई, बाबा रामदेव ने शुरू किया था। ठीक है, 21 जून को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है, योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो परम सुपर कंप्यूटर है वो आपका 5वीं पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक है, ये भारत का खुद का बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर था परम। परम 8000 बोलते हैं इसको। ठीक है, परम 8000, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जो भारत ने खुद बनाया था, परम 8000। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है। रूमी दरवाजा ये एक भव्य द्वार है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज के साथ बने रहिए। भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किन महीनों में आती है। बसंत ऋतु, देखिए बसंत ऋतु आपकी आती है चैत्र और वैशाख के महीनों में। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछे कि ग्रीष्म ऋतु कब आती है। ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, तो ज्येष्ठ और साठ के महीने में। अभी गर्मियां चल रही है ना, जेठ और साठ, यानी ज्येष्ठ और साठ के महीने में यहाँ पर आपकी आएगी बसंत ऋतु। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बसंत ऋतु पूछे तो चैत्र और वैशाख में, ग्रीष्म पूछे तो ज्येष्ठ और साठ में, और वर्षा ऋतु पूछे तो आपका श्रावण और भाद्र में। वर्षा, वर्षा ऋतु कब आती है, श्रावण और भाद्र में आती है। क्लियर है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। तो ये पता लगाया गया था आपका नवपाषाण में। नवपाषाण में। क्लियर है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कहाँ किया जाने लगा, नवपाषाण में।
पूरा पाषाण में क्या था? पत्थर के बने औजार थे। पत्थर के, पूरा पाषाण, पाषाण पत्थर ही होता है, पूरा पाषाण पत्थर के क्या थे? औजार थे। पत्थर के औजार कौन से काल में थे? पूरा पाषाण में। नव पाषाण में मिट्टी के पत्थर। और ये जो मध्य पाषाण काल है, ये इन दोनों के बीच का काल है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। ठीक है। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैनों के यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर क्या थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में? तो 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 में कौन हो गए? महावीर, वर्धमान महावीर। अगर आपसे पूछे पहले तीर्थंकर कौन थे, पहले फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभनाथ थे। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि 23 में कौन थे? 23 में। ठीक है। 24 अंतिम तो महावीर, ये हो गए वर्धमान महावीर। ठीक है। ऋषभनाथ पहले हो गए। 23 में कौन थे? तो आपके पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे वो। 23 में तीर्थंकर थे जैनों के। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? अब ये क्वेश्चन का आंसर है आपका बाबर। ठीक है। बाबर ने गाजी की। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बाबर ने खानवा के युद्ध को जीतने के बाद कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की। किसने की? बाबर ने। ठीक है। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। हुमायूं का कौन था? अकबर था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको रिलेट करने हैं, फिर याद करने हैं। क्लियर है? ठीक है। 1500। अब बाबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? मशहूर युद्ध है पानीपत। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्लियर है? 1527 में आपको दे दिया खानवा का युद्ध, बाबर और किसके बीच में? राणा सांगा के बीच में। ठीक है। 1528 में आपका हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध वो भी बाबर ने जीता था भाई। ठीक है। ये युद्ध सारे बाबर ने जीते थे, बाबर हारा नहीं था। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध वो भी बाबर ने जीता था। और 1530 में क्या हो गई थी? बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1530 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। 26 में पानीपत का युद्ध जीता था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है। 27 में खानवा का युद्ध आपको यहाँ पे दे दिया इसने। 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। और 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, बाबर को कहाँ दफनाना है? पहले तो इसको रखा गया भी आगरा में। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके शव को कहाँ पर? आगरा में आलमबाग है एक, वहां पर रखा गया। ठीक है। उसके बाद में इसके शव को कहाँ पर ले जाकर दफनाया गया? तो अफगानिस्तान मतलब अफगान में लाकर दफनाया गया। क्लियर है? तो ये था बाबर से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब साथ साथ में ये पढ़ना जरूरी है अभी, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1761 में मैसूर का शासक कौन था? 1761 में मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। ठीक है। हैदर अली के बाद कौन बना था? तो इसका बेटा टीपू सुल्तान, जो कि बहुत ही मशहूर शासक था। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर बताया जाता है इसको, टीपू सुल्तान को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है? तो ये हमें पता है। विटामिन सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से मैं आपसे पूछूं कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है।
ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि विटामिन डी सूर्य से मिलता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। यहाँ पर विटामिन बी दिया है, इसकी कमी से भाई बेरी 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 रोग हो जाता है। क्लियर है, बेरी बेरी रोग किस में हो जाता है, विटामिन बी में। विटामिन सी की कमी से पूछे तो स्कर्वी, याद कर लेना भाई, बहुत बार एग्जाम में आया है विटामिन सी। स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से आपको पूछे तो रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, ए की कमी से रतौंधी और डी की कमी से कौन सा हो जाता है, रिकेट्स। ये रोग हो जाते हैं भाई। सूर्य क्वेश्चन था सूर्य के प्रकाश से कौन सा मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट, सेब में मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, ये पोटेशियम का सिंबल होता है, ये सिंबल ध्यान में रखना। ये पोटेशियम का होता है, पी जो होता है अलग होता है, ये फॉस्फोरस का होता है, फॉस्फोरस का होता है। ठीक है, पी फॉस्फोरस का और ये पोटेशियम का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये पिछली क्लास में हमने किया था भाई। कोशिका भित्ति है वो पादप, ये तीनों देखो पाए तो ये चारों मतलब तीनों तो ये दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति है वो बाहरी परत होती है किसकी, पादप कोशिका की। ठीक है, पादपों में पाया जाता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। जंतुओं में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, कोशिका झिल्ली। अब पादपों में भी कोशिका झिल्ली होती तो है, लेकिन इसके अंदर होती है कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी परत होती है। जंतुओं में सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंगक पाया जाता है, दोनों में कौन सा पाया जाता है भी, राइबोसोम। ये कोशिकांग है भी राइबोसोम। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की, आत्महत्या की थैली। ठीक है, और गोल्जी काय, इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है कोशिका में। ट्रैफिक पुलिस का कार्य कौन करता है, गोल्जी कोय। ठीक है, तो ये थे भाई राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, दोनों में। ये सिर्फ एक में पाए जाते हैं, ये राइबोसोम है जो दोनों में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर है, तो ल्यूकेमिया भैया आपका किस प्रकार का है, ब्लड कैंसर है, रक्त कैंसर का एक प्रकार है। ठीक है, ल्यूकेमिया किस कैंसर का एक प्रकार है, रक्त कैंसर का। चलिए आगे चलते हैं। अगर कौन सा शैवाल से प्राप्त होता है, अगर कौन से शैवाल से प्राप्त होता है, तो ग्रेसिलेरिया। ठीक है, शैवाल काई को बोलते हैं, लाइकेन जो होता है, मतलब पानी पे जो काई बोलते हैं हम उसको शैवाल बोला जाता है। ठीक है, ग्रेसिलेरिया से कौन सा शैवाल प्राप्त होता है, अगर शैवाल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में वर्णित कर्तव्यों का प्रावधान निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसएसआर के संविधान से, यानी यूनियन सोवियत संघ रूस, यानी रूस से लिया गया है। ठीक है, रशिया से, यूएसएसआर से मतलब यूनाइटेड यूनियन सोवियत संघ रशिया से, ठीक है, रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को भारत का संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन सी समिति के? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था, 3 बार बने थे। अब नरेंद्र मोदी भी कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार, तीसरी बार। अब अगर ये 3 साल तक और कार्य करते हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा? मोदी जी का हो जाएगा। ठीक है। और सचिदानंद सिन्हा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभा के पहली जो बैठक हुई थी उसमें इनको क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष ये थे। ठीक है। फिर स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था अभी? 1951-52 में। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहला चुनाव 51-52 में हुआ था। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, 51-52 में चुनाव हुए थे। ठीक है। सदन की बैठक का पहला घंटा, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है। देखिए प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए, तो यहीं से हमें हिंट मिल गया, क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। पहला घंटा जिसमें प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित बुलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल 15 महिला सदस्य थी भी संविधान सभा में। ठीक है। और संविधान सभा जो मतलब प्रस्ताव उसका पास होने के बाद कितनी महिलाओं ने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो 15 में से कितनी उपस्थित थी वहां पर? 8 उपस्थित थी, 8 महिलाओं ने साइन किए थे। और 15 टोटल महिलाएं थी संविधान सभा में। ठीक है। कितनी महिला सदस्य थी? 15। साइन कितने ने किए थे? तो 8 ने किए थे। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई भाई? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किंग जॉर्ज पंचम ने, ये रह गया भाई 23वां क्वेश्चन रह गया आपका, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? कौन थे भाई? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? खिलाफत आंदोलन के नेता थे। इनमें से भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। कस्तूरबा गांधी पत्नी थी किनकी? मोहनदास करमचंद गांधी की। ज्योतिबा फुले भी इससे संबंधित नहीं थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में कौन सा स्मारक बनाया गया था? तो कौन सा स्मारक बनाया गया था भाई? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था किनके? किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से
किस जेल में फांसी के लिए भेज दिया गया था? कौन सी जेल में? मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर जेल में उनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। क्यों दी गई थी भी? इन्होंने एक ब्रिटिश जज थे, उनकी हत्या की कोशिश की थी। ब्रिटिश जज की हत्या की कोशिश की थी। इस मामले में इसे मुजफ्फरपुर में फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है भाई? इनमें से देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से है। सबसे पहले लिखिए गुजरात। गुजरात, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड, झारखंड। इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा। और इसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर हमारी जो है, एक मिनट, गुजरात राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल रह गया। पश्चिम बंगाल, ठीक है। इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, एक छत्तीसगढ़ आया हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आया हुआ है, तो यानी कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एकमात्र राजधानी से पूछे तो झारखंड की राजधानी है रांची, जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। भारत में कहां से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। एकमात्र राजधानी पूछे तो रांची। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है? विषुव क्या होता है? सबसे पहले विषुव के बारे में जान लेते हैं कि पूरे साल में 2 बार ऐसा होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो उस समय क्या होता है कि दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये कौन कौन से दिन है अभी? एक तो है आपका 21 मार्च और एक है 23 सितंबर, ठीक है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? जब दिन रात बराबर होते हैं तो इनको विषुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषुव। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है। इसके भी नाम है भाई। इसको बोला जाता है बसंत विषुव। बसंत ऋतु में आता है, इसलिए बसंत विषुव बोला जाता है। और इसको बोला जाता है शरद विषुव। शरद विषुव, ठीक है। विषुव पता चल गया। दिन रात बराबर होते हैं, उनको विषुव बोला जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर बराबर होते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? तो ये तो विवाद भी रहा है भी। आप सभी को पता होगा कि भारत सुंदरवन डेल्टा किन 2 देशों के बीच में है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो भारत के साथ जो सुंदरवन साझा करता है कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है। इसको लेकर विवाद भी रहा है भी, सुंदरवन डेल्टा को लेकर। क्लियर है? तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच कौन सी स्थित है भाई? कराकोरम दर्रा। कौन सा? कराकोरम दर्रा है वो भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। इसके बाद कैबर दर्रा की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है भाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। जोरदिला दर्रा है ये लद्दाख
और जम्मू के बीच में है। ठीक है, तो ये लोकेशन है इनकी, थोड़ी बहुत आइडिया बता दिया आपको। तो भारत और चीन के बीच में तो कराकोरम दर्रा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे पुराना, सॉरी बड़ा नहीं, पुराना तेल उत्पादक, देखिए दोनों आंसर अलग हो जाएंगे। अगर पुराना पूछा है तो असम हो जाएगा। पुराना सबसे तेल उत्पादक राज्य असम है। सबसे बड़ा पूछे तो आपसे राजस्थान है। सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान है तेल उत्पादक राज्य। और सबसे पुराना पूछे तो आपका असम हो जाएगा। क्लियर है, राजस्थान बड़ा है, बड़ा तेल उत्पादक सबसे बड़ा, और असम है वो आपका सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा खालिस्तान शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है? यांगसी नदी के मुहाने पर कौन सा? तो संघाई शहर है। संघाई कौन से देश में? ये चीन शहर में। यांगसी नदी कौन से शहर में? चीन में। ठीक है, तो संघाई शहर है। और चीन की राजधानी आपसे पूछे तो क्या है? बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। कैपिटल, कैपिटल पूछे तो बीजिंग है। और ये यांगसी नदी के किनारे पर स्थित है संघाई शहर। अगला क्वेश्चन, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? भाई आपको कल ही बताया था, ऐसा क्वेश्चन आया था। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी, तो इनसे जुड़े जो हम कर रहे हैं उनको याद रखिए कि जड़त्व का नियम है वो न्यूटन की गति का पहला नियम है। बल का नियम है वो, बल का नियम है वो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। और थर्ड पूछे तो ये है लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये तीसरा नियम है न्यूटन की गति का। पहला जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व बोलते हैं। सेकंड बल का नियम, थर्ड क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये तीनों याद रखना भी, हो सकता है एग्जाम में तीसरा मिल जाए आपको देखने को। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो एल्यूमिनियम। प्रकाश की गति तो इस्पात में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति होती है? एल्यूमिनियम। प्रकाश की पूछे तो निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। प्रकाश किसमें? निर्वात में, निर्वात। ठीक है, प्रकाश निर्वात में, ध्वनि में एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। सिस्मोग्राफ का उपयोग खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। भूमिगत जल स्तर, भूमिगत खनिज सामग्री, वर्षा से और भूकंप, भूकंप को मापने के लिए। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, दो अलग अलग क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता, तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का, रिएक्टर स्केल। दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए, भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, और भूकंप की तीव्रता, कितनी जोर से भूकंप आया, ये किससे पता लगाते हैं? रिएक्टर स्केल से पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दूरी की निम्नलिखित में से, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बल, बल की इकाई है न्यूटन। ठीक है, बल की। ठीक है, जूल ऊर्जा की, ऊर्जा, ये विद्युत। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष, दूरी की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूरी की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। न्यूटन बल मापने की इकाई है जूल ऊर्जा की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सारे ऑप्शन याद, अगले में पूछ सकता है ऊर्जा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जूल, ऐसे याद करना है आपको। ठीक है, शक्ति, वोट होती है वो शक्ति की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव खालिस्तान का होता है।
कैसा होता है, भी खालिस्तान होता है। तो आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा। तो उत्तल दर्पण है वो आभासी और सीधा होता है, अवतल वास्तविक और उल्टा होता है, उत्तल दर्पण है वो आभासी और सीधा होता है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दर्पण की बात की है भाई, लेंस की बात नहीं किया, दर्पण की बात की है, ध्यान से। मेसोपोटामिया के लोग खालिस्तान से बनी तख्तियों पर लिखते थे, तो कले, मिट्टी को बोला जाता है भी कले, मिट्टी के बनी तख्तियों पर लिखा करते थे वो। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। किनको समर्पित समर्पित है? भगवान शिव को, एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, याद रखना। और इसको पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा अनपढ़ या मूर्ख भी कहा जाता है, अनपढ़ या मूर्ख भी कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। क्योंकि एक कारण दोस्तों ये भी था, इसके शासनकाल में जैसे युद्ध करने गए ये एक बार सेना को लेकर, मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध करने के लिए गया, तो वो उस टाइम क्या हुआ, अकाल पड़ गया। ठीक है, अकाल पड़ गया, तो जो ये सेना गई थी इसके साथ, वो भूखमरी के कारण बहुत सारे सैनिक मारे गए और ये बीच रास्ते से वापस आ गया, लड़ने जा रहा था भूखमरी के कारण। ठीक है, इसमें इसकी गलती नहीं थी, लेकिन लेके तो यही गया था। ठीक है, इस प्रकार से इसने नहरों का निर्माण करवा दिया, लेकिन फिर वही बात, अकाल पड़ गया तो ये कोई काम नहीं आई। तो पढ़ा लिखा अनपढ़, इसके मतलब काम करना कुछ आता था लेकिन हो नहीं पा रहे थे, तो इसलिए इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ या मूर्ख कहा गया। ठीक है, अकाल के समय में युद्ध लड़ने के लिए कौन ले जाता है सेना को, इस प्रकार से। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1398 में। तैमूर ने 1398 में किस पर आक्रमण किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर खालिस्तान नामक तांबे का सिक्का चलाया था, तो उसका क्या नाम था? अभी जित्तल नामक। ठीक है, जित्तल नामक सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का चलाया था चांदी के सिक्के के स्थान पर, मुद्रा के लिए। ठीक है, जैसे हम रुपया डॉलर और वैसे उस जमाने में सिक्के हुआ करते थे तांबे के, चांदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिजर खां था। ठीक है, खिजर खिजर खां। ये अलग नाम है भी, क्योंकि वंश सैयद है। वैसे तो बाकी में सेम होता है कि जैसे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, ठीक है, और अलग अलग, लेकिन इसमें क्या है, नाम अलग है, संस्थापक का नाम अलग है, खिजर खां है और वंश सैयद है, तो इनमें कोई रिलेट नहीं है। ठीक है, नाम में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है बॉम्बे योजना के रूप में। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? बॉम्बे योजना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे भी, NK सिंह थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की आजादी के समय औद्योगिक क्षेत्र कहाँ तक सीमित था? तो उस समय पर हमारे पास ये दो ही
सूती वस्त्र और जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग यहाँ तक ही सीमित था हमारा क्या औद्योगिक क्षेत्र है वो इन दो पे ही सीमित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र और जूट पर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली की रचना की थी? तो ये की थी भाई राजकृष्ण ने। ये आपको सीधे रचनाएं हैं जो, ठीक है, वो तो याद ही करनी पड़ेगी। राजकृष्ण ने हिंदू विकास, देखिए कृष्ण कृष्ण भगवान कौन से धर्म के माने जाते हैं? तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो राजकृष्ण यानी हिंदू विकास दर, इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हिंदू विकास दर की रचना किसने की? राजकृष्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पूछे तो आपको सिरका में या खट्टे पदार्थों में, लगभग सिरका, एसिटिक अम्ल। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपका, जल में घुलनशील सार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील सार को क्या कहते हैं? तो एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। ठीक है, ये क्या हो जाता है? जल में घुल जाता है, एल्कीन कहते हैं किसको? जल में घुलनशील सार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49। आज के दो क्वेश्चन रहते हैं भाई। एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है। जीवाणुरोधी कौन सी है? कॉपर है आपकी, कॉपर धातु। और कॉपर का मैंने आपको कल लैटिन नाम बताया था, क्यूप्रम। ठीक है, क्यूप्रम लैटिन नाम। कल हमारे सीरीज में क्वेश्चन आया था कि फेरम किसका लैटिन नाम है? तो फेरम लोहे का लैटिन नाम था। उसी प्रकार से क्यूप्रम किसका है? तो कॉपर का लैटिन नाम है। ठीक है, एकमात्र धातु जो जीवाणुरोधी है कॉपर है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से मार्स गैस का दूसरा नाम कौन सा है? मार्स गैस का दूसरा नाम कौन सा है? तो मार्स गैस का दूसरा नाम भाई मीथेन है। क्या है? मीथेन है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज। ठीक है, हमारे आज के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि डेली आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं या जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, लेकर आए हैं। तो इन सीरीज को ध्यान से कीजिए, आपका एग्जाम में लगभग 20 से 25% क्वेश्चन तो सीधा रिपीट होने की संभावना होती है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। सीरीज के साथ जुड़े रहिए। चैनल को ये देखिए सब्सक्राइब नाउ आरके क्लासेज हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।